दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में 50 बड़ी खबरें सुबह की बताएंगे आखिरकार आज कैसे दोस्तों इसराइल पर फिर से जो है यहाँ पर हमास ने की बमबारी। आखिरकार क्यों राहुल गांधी ने तेलंगाना में रच दिया इतिहास और बीजेपी ने 3 राज्य जीतने के बावजूद भी जो है यहाँ पर क्यों नहीं हासिल होगी बीजेपी को लोकसभा की सत्ता। तमाम बातों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हमास ने फिर से एक बार इजराइल पर किया ताबड़तोड़ हमला, इजराइल की बोलती हुई बंद। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हमास ने कहीं ना कहीं इतिहास रचने का काम किया है। आपको बताते चले फिलहाल हमास ने एक के बाद एक जो यहाँ पर अटैक किए। इससे साफ दिखाई देता है कि वो इजराइल को मुँह तोड़ जवाब दे रहा है। इजराइल की बोलती बंद करने के लिए हमास ने जवाबी कार्रवाई में यह हमला किया। दरअसल कुछ दिनों से इजराइल लगातार जो है गाज़ा पट्टी के लोगों को परेशान कर रहा है और एक के बाद एक हमले कर रहा है, जिसका कहीं ना कहीं मुँह तोड़ जवाब देता हुआ नजर आया है हमास। आपको बताते चले 3 राज्य जीतने के बाद भी हार गई बीजेपी, लोकसभा में बजेगा इंडिया का डंका। दरअसल आपको बताते चले अगर विपक्ष के वोट परसेंटेज की बात करें तो बीजेपी से कई आगे है। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को पछाड़ते हुए नजर आ रहा है तमाम विपक्ष। आपको बताते चले मामला सिर्फ यही नहीं है, बताया जा रहा है फिलहाल आने वाले समय में बीजेपी को एक बड़ा झटका भी लगेगा और ये झटका ऐसा वैसा नहीं होगा। माना जा रहा है लोकसभा से पहले बीजेपी के कई और राज्य टूट जाएंगे जब चुनाव करीब आएगा लोकसभा का, क्योंकि आपको बताते चले सीएम की रेस में कई नाम सामने हैं जो कि एक दूसरे से कहीं ना कहीं मेल नहीं खाते हैं। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर कसा तंज, बोले सारा घमंड चूर चूर हो गया, अब नई बात करेंगे हम सब लोग मिलकर। वो अब आप समझिए ऐसे में भी अखिलेश ताना मारते हुए नजर आ रहा है कि जो घमंड था वो चूर चूर हो गया। अगर देखा जाए तो घमंड तो अखिलेश यादव का चूर चूर हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश में वो एक भी सीट जीत नहीं पाए, उल्टा जिसके भी उन्होंने वोट काटे होंगे उसका गेम अलबत्त बिगाड़ दिया उन्होंने। और जाहिर सी बात है कांग्रेस के ही थोड़े बहुत वोट उनकी तरफ आए होंगे, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव को उल्टा अपने ऊपर ही ताना मारना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त दोस्तों मध्य प्रदेश में जो हो रहा है वो आप और हम देख ही रहे हैं। फिलहाल तो ये चीज़ साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल ये जो आरोप अखिलेश ने लगाया वो उनके ऊपर ही है। आपको बताते चले फिलहाल इजराइल को फिर से एक बार अमेरिका ने दी चेतावनी। अमेरिका बोला गाज़ा पट्टी के लोगों को गाज़ा से बाहर ना निकाले इजराइल, ये गलत होगा। आपको बताते चले लगातार गाज़ा पट्टी के लोगों को इजराइल जो है गाज़ा पट्टी से भगा रहा है। यही नहीं, इजराइल जो है वो गाज़ा पट्टी पर कब्ज़ा करने की फिराक में। इसी को लेकर आपको बताते चले जमकर भड़कते हुए नजर आया अमेरिका ने एक बार फिर से इजराइल को चेतावनी दी है कि फ़िलहाल इजराइल इस तरीके की हरकतें ना करे। लेकिन आपको बता दें इजराइल तो मानने से रहा। मुझे नहीं लगता कि इजराइल जो रुकने वाला है, क्योंकि उसका मेन पॉइंट ही ये है कि वो गाज़ा पट्टी पर कब्ज़ा कर ले। आपको बताते चलें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर विंटर सेशन में गर्जे कांग्रेस के नेता। जी हाँ, आपको बताते चलें कांग्रेस ने संसद में उठाया मुद्दा। दरअसल आपको बताते चले संसद में फिर से एक बार जो है यहाँ पर बेरोज़गारी का मुद्दा उठाया गया है। बताया जा रहा है कि बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। इस विंटर सेशन में फिर से हंगामा शुरू हो गया। संसद लगते से ही ज़ोरदार हंगामा हुआ। यही नहीं, यहाँ पर जो ख़ास करके चुनावी नतीजे हैं दोस्तों, उसके बाद ये पहला विंटर सेशन था। आपको बताते चले फिलहाल कांग्रेस ने सवाल उठाया बीजेपी की रणनीति पर, और सबसे बड़ा सवाल उठाया ईवीएम पर। बताएंगे ईवीएम के मुद्दे पर क्यों बीजेपी घिरी है। आपको बताते चले फिलहाल दोस्तों इजराइल को ईरान की खुली चेतावनी। ईरान बोला तबाह कर छोड़ेंगे। जिस तरीके से इजराइल ख़ास करके फ़िलिस्तीनियों को मार रहा है, वैसे ही हम जो है इजराइल का खात्मा कर देंगे। आपको बताते चले फिलहाल इजराइल को तबाह करने की कसम खा चुका है इस वक्त ईरान का कहना है कि जानबूझकर इजराइल जो है वो वहाँ के लोगों को परेशान करता हुआ नज़र आ रहा है, और ये चीज़ दिखाई भी दे रही है। अगर हम और आप दोस्तों मिलकर देखें तो फ़िलहाल एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि इजराइल और ईरान से कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत आगे ये मामला निकल चुका है। और आप भी समझते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला जो हो रहा है वो उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ते चले जा रहे हैं ये इजराइल वाले, क्योंकि ईरान की ये खुली चेतावनी है। आपको बताते चले संजय रावत ने उठाया ईवीएम पर मुद्दा, बोले फ़िलहाल हमें नहीं है ईवीएम पर ज़रा सा भी भरोसा। दरअसल आपको बताते चले विपक्ष लगातार ईवीएम पर का मुद्दा उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि ईवीएम में खेल होता है और इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है। दरअसल दोस्तों अगर एक तरीके से देखा जाए तो ईवीएम का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को दोहरा रहा है कि ईवीएम से घोटालेबाजी होती है। और अगर आप मुझसे पूछें तो शायद दोस्तों ये चीज़ कहीं ना कहीं संभव हो सकती है, क्योंकि आपको बताते चले ईवीएम का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल ईवीएम वाला ये जो मैटर उठाया गया था पहले भी इस पर बात हो चुकी है, लेकिन सरकार की नीतियाँ कहीं ना कहीं ईवीएम से काफ़ी आगे चल रही हैं।
अब एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है, मुद्दा चाहे ईवीएम का हो दोस्तों या फिर ईवीएम का नहीं हो, ये सरकार कहीं ना कहीं ईवीएम वाले मुद्दे में घिर चुकी है। और इसी को लेकर आपको बताते चलें, ये तमाम चीज़ें बोली भी गई हैं, लेकिन हम आपको बताते चलें फ़िलहाल ईवीएम को लेकर काफ़ी बड़ी ये भविष्यवाणी की गई है संजय रावत द्वारा कि ईवीएम को हटवाएंगे। आपको बताते चलें दोस्तों, फ़िलहाल राहुल गांधी ने हार के बाद भी कैसे जीत लिया तेलंगाना। दरअसल आपको बता दें, तेलंगाना की जीत कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। माना जा रहा है तेलंगाना में जो कांग्रेस की जीत है वो कहीं ना कहीं दोस्तों कांग्रेस के लिए एक जो है बड़ी बूस्टर का काम करेगी। दरअसल एक चीज़ तो साफ़ हो गई है कि फ़िलहाल कांग्रेस ने दोस्तों जो तेलंगाना में जीत हासिल की है बीआरएस को बड़ा झटका देकर की है, और ऐसे में बीआरएस की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आपको बताते चलें वहाँ पर सिर्फ राहुल गांधी का ही दबदबा दिखाई दे रहा है। अब आंध्र प्रदेश पर राहुल गांधी की नज़र, क्योंकि अगर देखा जाए तो साउथ से बीजेपी पूरी साफ़ हो चुकी है। जैसे साउथ में अब बीजेपी का दोस्तों कोई वजूद बचा ही नहीं है, आखिरी राज्य था वो भी कांग्रेस ने छीन लिया है। ऐसे साफ दिखाई देता है कि आने वाले समय में जो देश की राजनीति होगी उसमें काफ़ी बदलाव आने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका मिजोरम में। दोस्तों आपको बता दें, एनडीए को झटका, नई पार्टी ने दोस्तों पूरी सीटें हथिया ली हैं। दरअसल आपको बता दें, पिछली बार मिजोरम में बीजेपी ने सरकार बनाई थी मिलजुल कर, लेकिन अब की बार तो दोस्तों जो वहाँ मिली हुई एनडीए की सरकार थी उसको उखाड़ फेंका है नई पार्टी ने। जी हाँ, आपको बताते चलें, ये माना जा रहा है कि फ़िलहाल पूरी तरीके से वहाँ पर ख़त्म हो गई है बीजेपी, क्योंकि ये तो होना ही था। सबसे बड़ी बात ये, मिजोरम दोस्तों मणिपुर से जुड़ा हुआ है, लगभग मणिपुर और मिजोरम आसपास ही है। यही कारण है जो वहाँ का असर यहाँ पर दिखाई दिया, और बीजेपी का सूपड़ा साफ़ हो गया। महज 2 सीटें अब तक आई थी उसकी, जब तक मैं आंकड़ा देख रहा था। इससे एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल अब मिजोरम के लोग बीजेपी को नहीं चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी ने जब मणिपुर के लिए कुछ नहीं किया तो मिजोरम के लोगों के लिए क्या करेगी, और ये सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा था वहाँ का। इसीलिए आपको बताते चले, अब कहीं ना कहीं ये मुद्दा अलग भी हो गया है, और इस मुद्दे पर वहाँ पर सरकार घिर गई है, क्योंकि एनडीए को वहाँ पर कोई सहयोगी बनने का भी मौका नहीं मिलेगा। ख़ास कर मिजोरम के लोगों ने वहाँ पर बीजेपी को नकार दिया है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल हमास और इजराइल की जंग में आ गया नया मोड़। जी हाँ, आपको बता दें, तमाम अरब देश करेंगे अब जो है यहाँ पर हमास का समर्थन। दरअसल आपको बताते चलें, फ़िलहाल इजराइल और हमास की एक बड़ी जंग हो सकती है। इसमें आपको बताते चलें, फ़िलहाल हमास के समर्थन में पूरी तरीके से घिरती हुई नज़र आ रही है। दरअसल बात सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, इस वक्त हम आपको बताते चलें, फ़िलहाल सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बीजेपी का ही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो साबित हो चुकी है कि फ़िलहाल बीजेपी और जो समर्थन कर रही थी इजराइल का दोस्तों, उसने भी अब हाथ पीछे खींच लिया इजराइल से, क्योंकि नेतन्याहू से पीएम की अच्छी दोस्ती थी। लेकिन बताया जा रहा है कि अब इजराइल वाले मुद्दे पर बीजेपी ने पूरा बैकफुट ले लिया हमारी भारत सरकार ने, और मिजोरम का वो खास करके इजराइल के साथ नहीं देंगे। यही कारण है जो अब आपको बताते चलें, अकेला से अकेला पड़ता हुआ नज़र आ रहा है पूरा का पूरा इजराइल। आपको बताते चलें दोस्तों, फ़िलहाल बढ़ गई भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें। जी हाँ, ईवीएम के मुद्दे ने पकड़ा तुल। अब विपक्ष बोला ईवीएम को हटाकर ही रहेंगे, ईवीएम ही करता है सबसे बड़े घोटालेबाजी। दरअसल दोस्तों ईवीएम एक बड़ा मुद्दा है। सीधी सी बात यह है कि अच्छे खासे लोकतांत्रिक देशों में भी ईवीएम का यूज़ नहीं किया जाता, और मुझे लगता है दोस्तों ईवीएम से वोट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप ख़ुद भी जानते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए तो वो कितना इजीली होगा। लेकिन जानबूझकर ईवीएम का मुद्दा जो है दोस्तों वो एक बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि ईवीएम के मुद्दे पर सरकार घिर भी चुकी है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है, सवाल ये भी है दोस्तों कि आखिरकार जब ईवीएम का मुद्दा इतना बड़ा है तो फिर उसको जो है यहाँ पर वो क्यों नहीं किया जा रहा अलग। क्योंकि हम आपको बताते चलें ईवीएम में दोस्तों कई प्रॉब्लम्स आती हैं, और ख़ास करके अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश तक में यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ईवीएम दोस्तों चाइना की मशीन है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल जो है यहाँ पर हमास में मची तबाही का लेगा जो है ईरान बदला। दरअसल आपको बताते चले लगातार हमास में तबाही कर रहा है इजराइल, और इजराइल की इस हरकत का जवाब देता हुआ नज़र आएगा दोस्तों। आपको बताते चले हमास, दरअसल आपको बताते चले हमास और ईरान ने अब कहीं ना कहीं एक तरीके से हाथ मिला लिया है। इससे एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि आने वाला समय ख़ास करके इजराइल के लिए ख़तरनाक होने वाला है। और आपको बता दूं क्यों होने वाला है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल ये मैटर एक बहुत बड़ा मैटर बन चुका है। इजराइल लगातार हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो है अब हमास ने लालात दिखाना शुरू कर दिया है, और हमास को अपने पूरे हथियार देने को तैयार है ईरान ने साफ कहा है कि अगर एक एक हथियार भी देना पड़ा तो हम देंगे।
आपको बताते चले 3 राज्यों के नतीजे आने के बाद भी जो यहाँ पर बीजेपी दोस्तों खुश नहीं माना जा रहा है। तेलंगाना की हार से बीजेपी को एक सबक मिल गया है। दरअसल आपको बताते चले 3 राज्य जीतने के बाद भी बीजेपी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से जो है यहाँ पर हारती भी नज़र आई है, क्योंकि आपको बताते चले तेलंगाना सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। इस वक्त ख़ास करके बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी था, लेकिन अब साउथ में बीजेपी कहीं भी नहीं बची है और इसीलिए जो है यहाँ पर दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से हट गई। आपको बताते चले हमास का आखिरी दम तक साथ देंगे, हिजबुल्लाह ने फिर बड़ी हुंकार। दरअसल आपको बताते चले हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि वो आखिरी दम तक साथ देगा जो है यहाँ पर हमास का। दरअसल आपको बताते चले हमास इजराइल की जंग में हिजबुल्लाह लगातार जो है यहाँ पर हमलावर हो गया इजराइल के ऊपर, और उसने इस बार फिर से एक बार चेतावनी दी और कहा कि फ़िलहाल आखिरी वक्त तक हम खड़े रहेंगे जब तक हमारे साथ की ज़रूरत पड़ेगी हमास को। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच की जंग में ये एक नया मोड़ आता वो दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जो भी आंकड़े निकल कर सामने आए, जिन लोगों की फ़िलिस्तीनियों की मौतें हुई, इसको लेकर भी हिजबुल्लाह ने कई बार अटैक किया है। इससे एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल हिजबुल्लाह और हमास के बीच की ये जो जंग है दोस्तों ये कहीं ना कहीं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और इससे दोस्तों एक चीज़ साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल भारतीय जितने भी लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं हमास का, क्योंकि इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि हमास फ़िलिस्तीन की जंग लड़ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों मायावती के गले से उतरना मुश्किल हुए ये आंकड़े। मायावती बोली फ़िलहाल मुझे भरोसा नहीं है ईवीएम पर। दरअसल मायावती ने भी अब सवाल उठा दिया दोस्तों कि ये जो आंकड़े आए हैं हमें इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। दरअसल दोस्तों ये आंकड़े पर सभी लोग सवाल उठा रहे हैं, ना क्या बीजेपी दोस्तों, क्या विपक्ष पार्टियाँ, तमाम लोग इस चीज़ पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ये जो बैलेट पेपर और जिन चीज़ों से बताया जा रहा है, ख़ास करके इसका मुद्दा उठ रहा है कि ये बैलेट पेपर से कराते क्यों नहीं है। अगर इनको इतना ही जीत पर भरोसा है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा लें। आपको बताते चलें सिर्फ ये बहाना ले रखा है कि उसमें गिनती में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन सीधी सी बात ये है कि जब विपक्ष को ये पसंद ही नहीं है, विपक्ष को साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बेईमानियाँ हो रही हैं। ख़ास करके दोस्तों देखिए इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, ये कई बार साबित किया गया है। और सबसे पहले ईवीएम पर सवाल तो खुद बीजेपी ने ही उठाया था जब कांग्रेस अखिल भारतीय योजना के तहत ये ईवीएम आई थी, लेकिन तब शायद कांग्रेस को ये नहीं पता था कि वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, ये कांग्रेस भूल गई थी। और आज ईवीएम का दुरुपयोग हो रहा है, ये विपक्ष आरोप लगाता है। मायावती और संजय रावत एक ही सुर में बोल रहे हैं कि एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देख लो। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल बदल जाएगा अब जो है यहाँ पर खेल। जी हाँ, हमास और इजराइल के इस खेल में दोस्तों हूती विद्रोहियों का बड़ा हाथ। दरअसल आपको बताते चले हूती विद्रोही पूरी तरीके से बर्बाद करते हुए नजर आएंगे दोस्तों फ़िलिस्तीन को। सीधी सी बात यह है कि फ़िलिस्तीन को जो लोग भी नुकसान पहुंचा रहा है उनको हूती विद्रोही जवाब देंगे और हूती विद्रोही उनका खात्मा करते हुए नज़र भी आएंगे। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है दोस्तों, सवाल ये भी है कि फ़िलहाल इस वक्त सबसे बड़ा जो एक नया वो दिखाई दे रहा है दोस्तों हमें, कहीं ना कहीं इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि जीत जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमास की ही होने वाली है। क्योंकि ये तो आप भी जानते हो कि हमास और इजराइल की इस जंग में दोस्तों इजराइल पिछड़ गया है, क्योंकि इजराइल के साथ कोई देश खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पहले तो अमेरिका कह रहा था हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अब तो अमेरिका के भी वांदे पड़ गए, क्योंकि इस मामले में तो अमेरिका में भी चपेट पड़ रही है। आपको बताते चले जयराम रमेश ने ढूंढ ली दोस्तों जीत की वजह। जयराम रमेश बोले कि फ़िलहाल 20 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था जब हम छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश हार गए थे, सिर्फ एक राज्य जीते थे, वो था दिल्ली। उन्होंने कहा उसके बाद कांग्रेस ने अपनी खास करके लोकसभा में एक बड़ी जीत दायर की थी और लोकसभा में जीतकर वापस आए थे। आपको बता दें बेसिकली यहाँ पर कांग्रेस का ये कहना है कि अब वो लोकसभा में बीजेपी को झटका देगी और लोकसभा में चुनाव जीतकर जो है सबको हैरान कर देगी। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस ये दावा कर रही है कि वो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर जीत लेगी। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि चुनाव तो जीता जा सकता है, क्योंकि विपक्ष का नंबर बीजेपी से कई ऊपर है, कई ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान नहीं दिया, हर बार एक ही चीज़ की मांग उठ रही है कि ईवीएम को बदल दो, ईवीएम हटा दो। अगर दोस्तों ईवीएम से इतनी प्रॉब्लम है तमाम विपक्ष को, तो हटा देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत मजबूत पार्टी हो और जीती जाओगे तो ईवीएम को हटाने की जो मांग चल रही है वो गलत नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि जब अमेरिका तक देश दोस्तों आप समझिए ईवीएम का यूज़ नहीं करता, तो आखिरकार इंडिया में क्यों हो रही है ईवीएम यूज़, और ये एक बड़ा मुद्दा है। आप भैया बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराते हो, करा लो। बैलेट पेपर से पता चल ही जाएगा कौन कितने पानी में है दोस्तों। अगर बीजेपी पानी में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन बीजेपी सच्चाई है कि वो डर रही है बीजेपी।
और इसीलिए कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठा रही है कांग्रेस बार बार कि भैया देखो ये लोग तो जानबूझकर जो है यहाँ पर ईवीएम से चुनाव कराते हैं और उसी से कहीं ना कहीं घपलेबाजी हो रही है। आपको बताते चले दोस्तों, सऊदी अरब मिलकर अब सिखाएंगे अमेरिका को सबक। अमेरिका का रोका जाएगा दोस्तों तेल उत्पादन। दरअसल आपको बताते चले तमाम अरब देश दोस्तों घुटने पर लाने की कोशिश में है इसराइल और अमेरिका को। आपको बताते चले अमेरिका और इसराइल पूरी तरीके से घुटने पर आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि इनके घुटने पर आने का सबसे बड़ा मकसद मैं आपको बताता चलूँ, किसी भी हाल में नहीं चाहते ये लोग कि ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं ख़ास कर उस पर रुक जाए ये मामला। आपको याद होगा कि अमेरिका ने साथ दिया था इजराइल का, और इसीलिए अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है सऊदी अरब के देश। वो चाहते हैं कि अमेरिका ने जो साथ दिया है ख़ास करके इजराइल का, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका की हार हो जाए। यही कारण है जो अगर ऐसा हुआ तेल उत्पादन बंद हो जाता है तो अमेरिका में 2 गुनी महंगाई बढ़ जाएगी दोस्तों, बल्कि 4 गुना महंगाई, क्योंकि अमेरिका आ जाएगा गरीबी की चपेट में। आपको बताता चलूँ दोस्तों, फ़िलहाल जीत के बाद बोले जो है यहाँ पर पहली बार बोले दोस्तों, आपको बताते चले शिवराज सिंह चौहान बोले जनता के लिए काम करेंगे। दरअसल आपको बताते चलें एक तरफ तो देखा जा रहा है कि बीजेपी मामा शिवराज को किनारे करने की फ़िराक में, दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताते चलें मामा शिवराज से कल कमलनाथ मिलने पहुँचे। कमलनाथ ने मिलकर कहा कि फ़िलहाल उम्मीद करता हूँ कि ये सरकार जो है वो जनता के लिए अच्छा काम करेगी। आपको बताते चले फ़िलहाल कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान मिले, उनके साथ उनका बेटा नकुल नाथ भी गए। लेकिन एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि शिवराज सिंह चौहान को दोस्तों बीजेपी मुझे नहीं लगता अब सीएम बनाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हालांकि इस चुनाव में जितने भी वोट आए वो मामा शिवराज की वजह से ही आए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार क्या होता है। आपको बताते चले दोस्तों आने वाले समय में जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से जो है यहाँ पर इजराइल और हमास का विवाद। जल्द ही मुस्लिम देश कर सकते हैं दोस्तों एक बड़ा फ़ैसला। दरअसल आपको बताते चले माना जा रहा है आने वाले समय में एक बड़ा फ़ैसला हो सकता है। ईरान और तमाम जो ये हमास के बीच की जो जंग चल रही है उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बताते चलें अलग वे में नज़र आ रहा है दोनों ही देश। क्योंकि आपको एक चीज़ पता नहीं होगी दोस्तों, हमास और इजराइल की जंग में एक नया मोड़ आने वाला है, और वो नया मोड़ क्या होगा ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। आपको तो पता ही होगा फ़िलहाल दोनों देशों में जिस तरीके की वो चल रही है खींचतान, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब अरब देश फैसला करेंगे कि लड़ाई कैसे रुकवाई जाए। आपको बताता चलूँ दोस्तों फ़िलहाल जो है यहाँ पर राघव चड्ढा की सदस्यता हुई बहाल, लेकिन दोस्तों संसद में पहले ही दिन मच गया तहलका। आपको बताते चलें संसद में पहले ही दिन विपक्ष ने ज़ोरदार हंगामा किया, मोदी सरकार को घेरते हुए तमाम उन बातों की याद दिलाई जिसमें कहीं ना कहीं सरकार घिरी हुई है। दरअसल यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल इस वक्त मोदी सरकार के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतरने की प्लानिंग में विपक्ष का एक ही मकसद है कि बीजेपी को 2024 में किसी भी तरीके से हराना है। लेकिन मोदी सरकार का भी यही सबसे बड़ा डर है। दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री दोस्तों डरते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि अब ज़रा संभल कर रहना, ये सारी की सारी ताकतें एकजुट हो जाएंगी, वो हराने के लिए हमें हराने के लिए साम दाम दंड भेद हर चीज़ का यूज़ करेंगे। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री जनता को बता रहा है कि ये लोग साम दाम दंड भेद का यूज़ करेंगे, जबकि सब जानते हैं कि फ़िलहाल चुनाव में साम दाम दंड भेद का यूज़ कौन करता है, बीजेपी करती है। और ये बात के कोई बुराई बात नहीं है, लेकिन जब वो बात गलत वे में आ जाए कि आप हर चीज़ से छेड़खानी भी करने लगो तो फिर वो गलत हो जाता है। आपको बताते चले दोस्तों हर एक सवाल का देंगे जवाब वक्त आने पर। जी हाँ, आपको बताते चले खरगे ने बोला बीजेपी पर बड़ा हमला, खरगे बोले वक्त आने पर जवाब मिल जाएगा। अगर ये लोग तेलंगाना में हारे हैं तो ये इनकी सबसे बड़ी हार है। खरगे बोले अगर जीत में मोदी जी का हाथ है, मोदी मैजिक है, तो फिर हार में भी मोदी मैजिक ही होगा। आपको बताते चले दरअसल तेलंगाना में बीजेपी की करारी हार हुई, इस हिसाब से तो वहाँ पर भी दोस्तों जो है यहाँ पर बड़ा मैजिक ही होगा एक तरीके से। लेकिन ये तो साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल इस हार के मायने बीजेपी को ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि आपको बता दें साउथ से पूरी तरीके से बीजेपी गायब हो गई है, कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें दोस्तों फ़िलहाल अखिलेश यादव ने फिर से इंडिया गठबंधन के समर्थन में कर दी बातें। अखिलेश बोले इंडिया गठबंधन हम तमाम लोग एकजुट हैं, एकजुट होकर लड़ेंगे लड़ाई। आपको बता दें फिर से दोस्तों 6 तारीख के दिन यानी कि परसों के दिन कल के दिन जो है यहाँ पर ये मीटिंग होनी है। ऐसे में अब साफ पता चल जाएगा कि आखिरकार इस मीटिंग में अब क्या फ़ैसला लिया जाएगा, क्योंकि अब जाहिर सी बात है सारे राज्यों के चुनाव हो चुके हैं समाप्त। अब तो कांग्रेस का सीधा फोकस लोकसभा पर है, और दोस्तों लोकसभा का विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता, ये सब जानते हैं, क्योंकि पीएम का चुनाव एक अलग चुनाव होता है। और मुझे